Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be discussing a poem written by T.S. Eliot, that is the love song of J. Alfred Prufrock. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the poet, that is T.S. Eliot. So T.S. Eliot was a renowned American British poet, playwright and literary critic. तो टी एस एलियट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन ब्रिटिश पोएट थे, प्ले राइट थे और लिटरेरी क्रिटिक। इसका क्या मतलब होता है कि वो एक तरीके से अपने पॉइंट्स रखते थे, लिटरेचर की जो भी चीज़ें हैं उन सब पे ये अपने पॉइंट्स रखते थे, अपने व्यूज़ रखते थे और उसको जज करते थे। तो इसलिए ये लिटरेरी क्रिटिक भी माने जाते हैं। एंड एलियट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर फिगर्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं मॉडर्निस्ट लिटरेचर के, यानी आजकल के जो भी हमारे मॉडर्न लिटरेचर है उसके ये इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। एंड सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड द हॉलो मैन। तो ये इनके फेमस वर्क्स माने जाते हैं और इन तीनों में से आज हम एक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। And his writing often features complex themes, symbolism and allusions which give him a unique position in literature. तो इनके ज़्यादातर जो राइटिंग्स हैं उसके ज़्यादा फीचर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स थीम्स, जैसे कि सिम्बॉलिज्म, एल्यूजन्स यानी संकेत देना किसी चीज़ के थ्रू, ठीक है, सिम्बलाइज करके समझाना चीज़ों को, विच गिव हिम अ यूनिक पोजीशन इन लिटरेचर। और यही सारी चीज़ें जो हैं इनको एक अलग जगह देती हैं लिटरेचर में, यानी इनका लिटरेचर में अलग ही पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इनकी जो भी राइटिंग्स हैं उनमें फ़ीचर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स थीम्स, और इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके जब वो अपने पोएम्स लिखते हैं तो इनके सारे पोएम्स बाकी सारे पोइट्स के जो पोएम्स हैं उनसे अलग होते हैं। And he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1948 for his contributions to poetry and drama। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1948 में, क्योंकि इनका जो योगदान था पोइट्री और ड्रामा में उसके लिए। एंड एलियट्स वर्क कंटिन्यूज टू बी अ वाइटल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर अराउंड द वर्ल्ड। और लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इनका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के रह गया था, हम ऐसा कह सकते हैं, जो भी स्कॉलर्स थे पूरी दुनिया में और जो लिटरेचर स्टूडेंट्स थे उनके लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएट। अब हम आगे चलते हैं हमारी इस पोएम की तरफ। ओके, नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन टू द पोएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पोएम वॉज पब्लिश इन 1915, यानी ये जो पोएम है वो कब पब्लिश की गई थी, 1915 में। एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्री एंड इज़ नोन फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज एलियनेशन, सेल्फ डाउट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो अब हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं ये इनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें से एक माना जाता है। और क्योंकि ये इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि इस पोएम में इन्होंने एक्सप्लोर किया है ऐसे थीम्स को जैसे कि एलियनेशन, सेल्फ डाउट एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। एलियनेशन का क्या मतलब है, एक तरीके से अलग हो जाना, आइसोलेशन, अकेला पड़ जाना। एंड सेल्फ डाउट, जब आपको खुद के ऊपर डाउट होते कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं, इस तरीके से ये सारी चीज़ों के ऊपर ही हमारी आज की पोएम है। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द मैन नेम्ड जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक who feels insecure and unsure about himself, especially when it comes to love and social situation। तो देखो, इसमें हम एक आदमी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, यानी जो कि इस पोएम का प्रोटैगनिस्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, अनश्योर फील करता है अपने बारे में। और स्पेशली कब, जब प्यार के बारे में बात हो, जब बात लव के ऊपर हो या फिर सोशल सिचुएशंस के ऊपर हो। The poem shows his inner thoughts and feelings, revealing his worries about how others see him and his fear of rejection। तो इस पोएम में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, उसके जो इनर थॉट्स हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं, वो सब हमें पता लगती हैं कि किस तरीके से इसको इतनी चिंता है कि लोग इसको कैसे देखते हैं, इसको देख के क्या सोचते हैं, और इसके अंदर जो डर है रिजेक्ट होने का उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड ही इज़ ओफन इंटरप्रेटेड एज बीइंग मिडिल एज्ड, यानी इसकी जो एज है वो क्या है, हम कह सकते हैं मिडिल एज्ड मैन होते हैं ना वैसे, यानी जनरली 40 to 65 के बीच में इसकी एज होगी, 40 से 65 के बीच में। एंड ही कंटेम्पलेट्स द आइडिया ऑफ लव एंड कनेक्शन बट अल्टीमेटली फील्स पैरालाइज्ड बाय हिज फियर्स एंड इनसिक्योरिटी।
तो देखो ये जो आइडिया है लव का उसके बारे में काफ़ी सोचता है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोचना, ठीक है, एंड द कनेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली अंत में वो अपने आप से ही डर जाता है, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी होती है कि लोग क्या कहेंगे, क्या मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, इस तरीके से मतलब वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है उसके अपीयरेंस को लेके, उसके कॉन्फिडेंस को लेके, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और इसलिए वो पैरालाइज्ड फील करता है अपने आप को जब भी वो सोचता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर दैट यू ऑल नीड टू नो दैट देयर इज़ अ वुमेन whom he loves, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट शी इज़ मच यंगर दैन हिम, यानी वो उससे बहुत छोटी है। हम कह सकते हैं वो अपने जवानी के दिनों में है, वो जो लड़की है, ठीक है, लेकिन अभी इसकी एज क्या हो गई है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है 40 to 65, मिडिल एज्ड, ठीक है। तो ऐसे में ही इज़ थिंकिंग ऑफ प्रपोजिंग टू हर, बट ही इज़ ऑल्सो इन डाउट अबाउट वेदर शी विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट हिम। सो ही इज़ इन डिलेमा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा व्हाट इफ्स हैं कि सही टाइम है या फिर मेरी उम्र निकल चुकी है, अगर मैं जाऊंगा तो क्योंकि मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ तो उसकी बात अलग है, जो उसके साथ में औरतें होंगी, उसकी सहेलियाँ होंगी, वो क्या सोचेंगी। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। सो इंस्टेड ऑफ कॉन्फिडेंटली प्रपोजिंग ही वरीज अबाउट वॉट अदर्स थिंक एंड वेदर ही इज़ गुड इनफ। तो देखो अब ये क्या करता है, कॉन्फिडेंटली जाके उसको प्रपोज करने की बजाय क्या करता है, वो चिंता करने लग जाता है कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एंड वाइल ही थिंक्स अबाउट लव ही डजेंट एक्चुअली प्रपोज। तो देखो वो सोचता तो है काफ़ी सारी चीज़ें करने की, लेकिन इन दी एंड वो नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही कन्फ्यूज़ है, उसको डर लग रहा है लोगों से कि लोग क्या कहेंगे। तो ये है हमारी पोएम का इंट्रोडक्शन कि एक आदमी है जो कि मिडिल एज्ड है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, 40 से 65 के बीच में, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप में इनसिक्योर है, सेल्फ डाउट में है, एंड ही लव्स अ गर्ल जिसको कि वो प्रपोज करने की सोचता है। और इस पूरी पोएम में यही है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। लव सॉन्ग नहीं है ये, एक तरीके से हम कह सकते हैं पोएम को ही यहाँ पे सॉन्ग बोला गया है। और इस पोएम में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सेल्फ डाउट में आ जाता है, अपने आप के बारे में बताता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसा दिखता हूँ, और इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली ना कुछ बोल के इधर उधर की बातें करते हैं, और फिर लास्ट में सोचता है कि जाऊँगा प्रपोज करूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू द पोएट और इंट्रोडक्शन टू द पोएम पढ़ लिया, यानी आपको पोएम का भी इंट्रोडक्शन मिल चुका है और पोएट का भी। तो अब हम फाइनली इस पोएम को शुरू करते हैं। लेट अस गो देन, यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। तो इन स्टार्टिंग की लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो जा रहा है कहाँ, यानी प्रपोज करने का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। वो कहता है कि लेट अस गो देन, तो चलो फिर चलते हैं, यू एंड आई, तुम और मैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जो यू है वो शायद रीडर्स के लिए यूज़ हुआ है, या फिर हम कभी कभी अकेले होते हैं जब, तो हम अपने आप से बातें करने लग जाते हैं कि चलो भाई चलते हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, और इस पोएम में बिल्कुल कंफर्म नहीं किया गया है कि ये यू जो है ये कौन है, रीडर्स है या फिर वो खुद से ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ये चीज़ क्लियर नहीं है। व्हेन द इवनिंग इज़ स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, यानी कि अब शाम हो चुकी है, इवनिंग जो है वो स्प्रेड हो चुकी है अगेंस्ट द स्काई, यानी शाम हो चुकी है। लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। तो देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये जो हमारे प्रूफ्रॉक हैं, लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड, इथराइज्ड का मतलब होता है सुन्न कर देना, क्योंकि जब उसका ऑपरेशन होता है तो उसे दर्द महसूस ना हो। तो इस तरीके से वो जा रहा है, हम इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि अगर ये जा रहा है और अगर ये रिजेक्ट हो गया उस लड़की से, तो फिर इसको जो हर्ट होगा, जो फीलिंग इसकी हर्ट्स होंगी, उसका दुख इसको ना हो, एकदम सुन्न हो जाना, ठीक है। लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स, यानी ऐसे रास्ते से जो बहुत सुनसान हैं। द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स एंड सॉ डस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स। तो इन लाइंस के थ्रू जो प्रूफ्रॉक है वो क्या कहना चाहते हैं कि मटरिंग का मतलब देखो होता है बड़बड़ाना, फुसफुसाना, यानी लोग जो बोल रहे हैं उसकी आवाज़ें आ रही हैं, और रिट्रीट्स का मतलब होता है शेल्टर, एक तरीके से जहाँ पे लोग रुकते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमें बताती हैं, द फीलिंग ऑफ अनईज एंड द इनएबिलिटी ऑफ फाइंड पीस एंड रेस्ट,
यानी मतलब बिल्कुल अनईज़ है, बिल्कुल भी पीस नहीं है, शांति नहीं है, रेस्ट नहीं है ऐसे माहौल में, ठीक है? क्योंकि इतना हेक्टिक वाला माहौल है, तो कोई भी इंसान कैसे पीस को महसूस करेगा? तो ये जो लाइन्स हैं मटरिंग रिट्रीट्स इस चीज़ को शो करती हैं, ठीक है? और फिर चीप होटल्स एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है चीप का मतलब देखो एक तरीके से हम कह सकते हैं लैक ऑफ कंफर्ट और लग्जरी, यानी वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता सा है। और एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं लोनलीनेस, ठीक है? अकेला है वो, क्योंकि उसको जो लोग हैं उनसे डर लगता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है उन लोगों के आसपास जाने में, वो खुद को कम समझता है। तो अगर वो इतनी भीड़ में भी जा रहा है, क्योंकि चीप जगह जो होती है वहाँ भीड़ होती है, ठीक है? तो ये वहाँ जाता है लेकिन उस भीड़ में भी अपने आप को अकेला ही महसूस करता है, और अकेला है, इनसिक्योर है, एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल। और इन लाइंस में देखो ऑयस्टर शेल्स का भी यूज़ किया गया है। ये एक चीज़ को दिखाता है कि जो शेल्स होते हैं जो बीच में पाए जाते हैं, यानी जो नदी का किनारा होता है बीच, वो वहाँ पे पाए जाते हैं, और तब वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिश भी है, एक तरीके से खाने की चीज़ है, तो इसलिए लोग इसको जब पकाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तरीके से कोई एक ऐसी चीज़ जो हमेशा सुंदर नहीं रहती है, ठीक है? उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है धीरे-धीरे। यहाँ पे सिंबलाइज़ किया गया है एक तरीके से कि ऑयस्टर शेल्स जो होते हैं जब वो बीच पे होते हैं, है ना? नदी के किनारे होते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पकाया गया, उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, ठीक है? तो एक तरीके से ये सिंबल है कि कोई भी चीज़ हमेशा सुंदर नहीं रहती है, ठीक है? वो जो शेल्स जो थे वो जब बीच पे थे तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जब उनको बनाया गया, खाया गया, तो उस तरीके से उसकी जो सुंदरता है वो ख़त्म हो गई है। तो वो क्या कहते हैं कि चीप होटल्स में जो लोग हैं वो ऑयस्टर शेल्स खा रहे हैं, और यहाँ पे सॉडस्ट भी है, यानी इतना ज़्यादा गंदा है, वो बुरादा बोलते हैं उसको, सॉडस्ट को। तो वो रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा गंदा है और वहीं पे बैठ के वो लोग खा रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को समझने वाली चीज़ है ये। हर चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ को यहाँ पे सिंबलाइज़ करे किस तरीके से ये जो सॉडस्ट है, ये गंदगी जो ये बुरादा है, ये सिर्फ़ ऊपर-ऊपर का मिट्टी नहीं है, ठीक है? जो होटल्स में मिट्टी जमी हुई है ये वो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई एक इंसान इनसिक्योर होता है, तो दूसरा इंसान जो है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो उसकी तारीफ़ करके उसको सिक्योर कर दे। लेकिन जो हम क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं, हम उसको जज करते हैं, अजीब-अजीब एक्सप्रेशंस पास करते हैं, तो इस तरीके से सामने वाला इंसान और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है खुद को लेके। तो यही चीज़ इनके साथ भी हो रही है जो प्रूफ रॉक है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि चीप होटल्स में, गंदे होटल्स में जो लोग हैं वो लोग बैठ के ऑयस्टर शेल्स खा रहे हैं, ठीक है? स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंसीडियस इंटेंट। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट। टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना। ये चीज़ हमें ये दिखाती है कि वहाँ की जो गलियाँ हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब सेम चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है, कुछ नहीं है, मतलब लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन उसका कुछ भी अंत नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। और ये जो स्ट्रीट्स है वो सिर्फ उनके स्ट्रीट्स नहीं है, उनके घर के स्ट्रीट्स नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के जो हमारे लाइफ चॉइसेस होते हैं, हमारे लाइफ में जो पाथ्स होते हैं, सिंपली वही सारी चीज़ें हैं। जब भी ये घर से निकलते हैं अपनी गलियों में वही सेम चीज़ देखते हैं, और अपनी लाइफ में भी वही सेम चीज़ उनकी लाइफ में भी हो रही है। मतलब जो भी उन्होंने चॉइसेस बनाया है, जो भी डिसीजन लिया है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ ये जी रहे हैं, ठीक है? वही स्ट्रीट, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो वही सेम चीज़, वही लोग, वही उनकी पुरानी बातें, घिसी-पिटी बातें, और वो अपनी ज़िंदगी की बात भी करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी वही सारी चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं बार-बार एक ही चीज़, कुछ चेंज नहीं है। और इन सीरियस इंटेंट का क्या मतलब है कि ऐसे कुछ रास्ते जिनमें बहुत ही हार्मफुल पर्पस हैं, जो रास्ता उन्होंने चुना है उसमें काफ़ी खतरा है, ठीक है? मतलब वो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस कर पा रहे हैं। और शायद वो खतरा क्या है कि जो स्पीकर है, जो प्रूफ रॉक है, वो ऐसे रास्ते पे चले गए हैं जहाँ पे उनको सेल्फ डाउट होने लग जाता है, इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। इंसीडियस का क्या मतलब होता है यहाँ पे देखो, इंसीडियस का सिंपल सा मतलब होता है कपटी या फिर छली, ठीक है? यानी जो छल करता है, जो चीटिंग करता है। अब यहाँ पे जो भी उन्होंने चॉइसेस बनाए हैं उनको साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले स्टांजा पे। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजलो। तो वो कहते हैं कि रूम में जो वुमेन है वो आ रही हैं, जा रही हैं, और माइकल एंजलो के बारे में बात कर रही हैं। और ये कौन थे? एक फेमस इटालियन पेंटर, स्कल्प्टर एंड पोइट, ठीक है? तो जो वुमेन है जो आना जाना कर रही हैं वो किसके बारे में बात कर रही हैं? माइकल एंजलो के बारे में।
The yellow fog that rubs its back upon the window panes, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes. अब इस लाइन में जो येलो फॉग है और येलो स्मोक है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करते हैं? ये सिंबलाइज़ करते हैं अर्बन एनवायरनमेंट को, कि जो शहरी इलाका है, शहरी वातावरण है, वो कैसा होता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को। और येलो किस लिए? क्योंकि वो पॉल्यूटेड है, बिल्कुल गंदा हो चुका है। और इस लाइन में जो येलो फॉग है और येलो स्मोक है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है एक एनिमल के साथ में, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि उनको सिंबलाइज करके दिखाया गया है, क्योंकि जो फॉग है और स्मोक है वो मतलब किस तरीके से अपने बैक को रब करेंगे किसी विंडो के शीशे के साथ। पेंस का क्या मतलब है यहाँ पे? विंडो के शीशे, खिड़की के जो शीशे होते हैं वो, कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी को मतलब रब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पे रब करने का क्या मतलब है? जो फॉग है, जो स्मोक है, वो खिड़की के शीशे में बिल्कुल चिपकी हुई है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। जब भी कोई फॉग या फिर स्मोक शीशे में लगता है तो वहाँ पे जो भी चीज़ है वो ब्लर दिखने लग जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये क्या कन्वे करती है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्बन लाइफ, कि कितनी मुश्किलें होती हैं शहरी ज़िंदगी में, ठीक है। शहर में जीना कितना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ जो इमोशनल स्टेट है हमारे स्पीकर का यानी प्रूफ रॉक का, उस चीज़ को भी दिखाया जा रहा है। थीम्स ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि वो अकेले हैं, एंड एग्जिस्टेंशियल एनजाइटी, वो तो हो ही रही है। क्यों? क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। तो एनजाइटी, दिस इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन, राइट। licked its tongue into the corners of evening, तो ये लाइन जो है licked its tongue into the corner of the evening, ये क्या सजेस्ट करता है? एक तरीके से जेंटल सा ऑलमोस्ट प्लेफुल इंटरेक्शन विद द इवनिंग, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ओस होता है या फिर बहुत ज़्यादा फॉग होता है, बहुत ज़्यादा होने के कारण फिर वो पानी का रूप ले लेता है ऑब्वियसली। तो वहाँ से जब वो पानी टपकता है नीचे, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि लिक करना उसके टंग से, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाता है। एंड इफ़ द फॉग इज़ एक्सप्लोरिंग और टेस्टिंग द ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट क्या होता है? जब सूरज की रोशनी दिखाई देती है हमें थोड़ी थोड़ी सी लालिमा, जब सनसेट होता है। यानी जो हमारे स्पीकर हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अभी शाम का टाइम है और ऐसा ऐसा माहौल है, ठीक है। लिंगर्ड अपॉन द pools दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। लिंगर्ड अपॉन द pools दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, यानी जो ओस है, ठीक है, जो येलो फॉग है या फिर स्मोक है, वो क्या करता है? लटक जाता है, या फिर एक तरीके से कहते हैं ना हैंग कर देना, टंग जाना। तो इस तरीके से ये जो जो फॉग है वो नाली का जो पानी होता है उसके आसपास जाके सेटल हो जाता है, ठीक है। जो स्टैगनेंट वाटर होता है ना, हम कह सकते हैं जो गटर का पानी होता है उसके आसपास सेटल हो जाता है। और इस लाइन से स्पीकर हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं एक तरीके से, ठीक है। और जो अर्बन एनवायरनमेंट होता है, जो शहरी इलाका होता है, वहाँ का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पॉल्यूटेड होता है, कोई भी ध्यान नहीं देता, ठीक है। कहाँ पे क्या है, कहाँ पे गंदगी है, कोई भी ध्यान नहीं देता। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज़, अब इस लाइन में देखो फॉग को किस तरीके से बताया गया है। एक तरीके से ये एक्यूमुलेटिंग डर्ट है, गंदगी है, पॉल्यूशन है, और ये फॉग जो है इसी पॉल्यूशन का पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। जो सिटी में जितना भी पॉल्यूशन है, जो भी गंदगी है, ये फॉग उसका पार्ट है। और यहाँ पे किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है कि किस तरीके से जो अर्बन लाइफ होती है, जो शहर में लोग रहते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों से घिरे रहते हैं, उनके आसपास में ही रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो शहरी इलाका है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, वेस्ट वाटर, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी काफ़ी सारे रीजंस हैं वहाँ पे पॉल्यूशन के। और जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से घिरे रहते हैं, और इनके चिमनी के थ्रू ये सारी गंदगी जो है वो एंटर कर जाती है। सूट का क्या मतलब होता है? सूट का मतलब होता है काला, और आँखों में जो हम काजल लगाते हैं उसको भी कहते हैं सूट, तो एक तरीके से काला। अब यहाँ पे इस सूट का क्या मतलब है? गंदगी, डर्ट। स्लिप्ड बाय द टेरेस मेड अ सडन लीप, अब इसका क्या मतलब है कि धीरे से जो फॉग है वो बिल्कुल धीरे धीरे क्या करती है, पूरे सिटी में फैल जाती है, यानी पूरा अंधेरा हो जाता है। और ये चीज़ ये भी इंडिकेट करती है कि शाम हो चुकी है, रात होने वाली है। एंड सीइंग दैट इट वॉज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल asleep, अब यहाँ पे देखो एक तरीके से देयर इज़ अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द फॉग कर्लिंग अराउंड अ हाउस एंड देन फॉलिंग अस्लिप, यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि जो फॉग है वो आया और एक घर के बिल्कुल आसपास उसने कर्ल कर लिया, यानी हम कह सकते हैं सिमट जाना उस घर के अराउंड आसपास, और फिर सो जाना,
ये हमें क्या दिखाता है, बिल्कुल शांत, मतलब शाम होते होते जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे फॉग जो है वो हर जगह फैल जाता है। फैल जाना मतलब जो फॉग है, जो गंदा फॉग है, यानी उसके अंदर डर्ट भी मिक्स है ना, वो पॉल्यूटेड है वो फॉग। तो इसीलिए पूरा अंधेरा हो जाता है। और ये अंधेरा क्यों हो जाता है, ये अंधेरा क्या दिखाता है, कामनेस और स्टिलनेस, जो कि धीरे धीरे रात के साथ आ जाती है। यानी जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे शांति जो है वो बढ़ने लग जाती है। यानी सारे लोग काम पे से वापस आते हैं, अपने घर में आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, रात होती है तो सो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाया गया है, कॉन्ट्रास्टिंग विद द अर्लियर इमेजेस ऑफ एक्टिविटी एंड पॉल्यूशन। यानी यहाँ पे एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट है, यानी दिन में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बिल्कुल दिन में भी अंधेरा जैसा महसूस होता है, और रात है तो मतलब रात में तो देखो अंधेरा होता ही है, लेकिन दिन वाला अंधेरा वो एक पॉल्यूशन है। ठीक है, तो दिन में और रात में कितना ज़्यादा फ़र्क है। दिन में साफ साफ पॉल्यूशन दिखाई देता है, और जब रात हो जाती है तो सब कुछ काम हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये जो लाइंस है इस स्टैंजा की, वो हमें बताती हैं कि जो पोयम है एक तरीके से इसने एक्सप्लोर किया कि अर्बन एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, यानी शहर में जो लोग होते हैं उनके रहने का स्टाइल कैसा होता है, कैप्चरिंग बोथ द ब्यूटी एंड द मेलनकली ऑफ द सिटी लाइफ। यानी ब्यूटी तो है यहाँ पे, यानी वहाँ पे सारे स्पेशलिटीज़ हैं, यानी आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन साथ में एक वो साइड भी है जहाँ पे आपको सैड रहना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है, इनसिक्योर रहना पड़ता है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 स्टैंजा को डिस्कस किया है, और ये वीडियो लेंथी इसलिए हुई क्योंकि इसमें हमने इंट्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया था। पोएट के इंट्रोडक्शन को, पोएम के इंट्रोडक्शन को और पोएम का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अच्छे से हमने डिस्कस किया था डिटेल में, इसलिए ये वीडियो इतनी लेंथी हुई। ठीक है, बाकी जो वीडियो आएंगी, नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे, पार्ट 1 और मे बी पार्ट 2, तो उसमें हम डायरेक्टली पोएम को डिस्कस करेंगे। राइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम, जो भी हमने 2 स्टांजा अच्छे से समझा, वो आपको भी अच्छे से समझ में आया। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ you like this video, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. And till we meet in the next video, keep learning.